गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सब? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, हम कहाँ तक आए थे? पाठ क्रमांक 3 हमारा हुआ था और 4 की ओर हम जा रहे थे। लेकिन देखो, ये लॉकडाउन का समय है और इस समय में हमें कुछ पाठ इस साल कम किए गए हैं। मैं उन पाठों की सबसे पहले आपको जानकारी देती हूँ, कौन से पाठ जो है इस साल हमें नहीं पढ़ने हैं। वो सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम हमारा जो आगे वाला पाठ है उसकी ओर हम जाएंगे। ओके। हमारे कम किए गए पाठ है, उनके नाम आपको लिख के लेने हैं। जल्दी से पेन और किताब ले लो और लिख के रखो, ताकि आपको भी पता चले कि इस साल हमें कौन सी कौन से पार्ट नहीं पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे पार्ट कौन से पढ़ने नहीं है वो बता रही हूँ। ध्यान में रखो बच्चों कि वो इस साल हमारे पाठ्य पुस्तक से निकाले गए हैं, उनको हमें नहीं पढ़ना है। चलो, ले लिया आपने पेन हाथ में। सबसे पहले हम पहली इकाई देखेंगे। देखो, पहली इकाई में देखो, हमने पढ़ा हुआ पाठ है, हमने वो तो ले लिया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो पाठ है ये इस साल पाठ्य पुस्तक से निकाला गया है। यदि आपने इस पाठ का जो अगर स्वाध्याय किया होगा तो ठीक है, नहीं किया है तो मत कीजिए, क्योंकि इस साल हमें इस पाठ में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? लिखते रहो बच्चों, ताकि आपको आगे चलकर पढ़ाई करने के लिए ध्यान में आ जाए। ये हो गया पहली इकाई में से नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये पाठ हमें नहीं पढ़ना है इस साल। उसके ही आगे वाला पाठ है गांव शहर, ये गीत है, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। लिख के ले लो, ये भी हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपको बताती हूँ मैं। आगे वाला पाठ लिख के लीजिए। आगे है दूसरी इकाई में से छठा पाठ, अंधायुग। ये भी हमें इस साल नहीं पढ़ना है। और उसके बाद है मेरा विद्रोह, पाठ क्रमांक 8। ये भी हमें नहीं पढ़ना है इस साल। तो ये हमारे पाठ में से निकाले गए कुछ पाठ थे, मैंने आपको बताया है। बच्चों ध्यान में रखो, इन पाठों की ओर हमें नहीं जाना है। सबसे पहले तो हमने पहले इकाई में से जो नाखून क्यों बढ़ते हैं वो तो पाठ पढ़ाया था, लेकिन छोड़ दो। अभी हम आगे वाले पाठ की ओर जाएंगे। तो आगे वाला भी हमारा चौथा पाठ है गांव और शहर, वो भी हमें नहीं पढ़ना है इस साल। वो पाठ्य पुस्तक से निकाला गया हुआ पाठ है। चलो, तो बाकी के जो पाठ है, पहला दूसरा वाला है, तो आपको उनके स्वाध्याय कंप्लीट करने हैं, पूरे करने हैं। मैंने आपको बताया था कि आप जैसे जैसे मैं सिखाती जाऊंगी वैसे वैसे हमने जो भी अभी तक मैंने आपको जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय में से जो प्रश्नों के उत्तर है, सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए हैं और आपने वो लिख कर भी लिए होंगे, है ना?
चलो हम हमारे पाठ की ओर जाते हैं। लिख के ले लो। पाठ का नाम है मधुबन। ये अनुराग वर्मा जी का पाठ है। लिखा बच्चों? चलो सबसे पहले हम अपनी किताब सामने आपको रखनी है। मैं पाठ पढ़ रही हूँ और आपको ध्यान से सुनना है, ताकि जो कठिन शब्द है उनके उच्चारण किस तरह से किए जा रहे हैं, इन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है। मैं पाठ पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो। पाठ क्रमांक 5, मधुबन, अनुराग वर्मा। परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार का मतलब होता है मुलाकात और इंटरव्यू बोलते हैं ना हम उसे। तो ये अनुराग वर्मा है, वो लेखक है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो प्रसिद्ध लेखक है उनका यहाँ पे साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। यहाँ डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी का मतलब है न घबराते हुए उन्होंने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे दिए हैं। ये था उनका परिचय और गद्य संबंधी। अभी हम यहाँ पे पाठ की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक बार पाठ पढ़ के लेंगे और उसके बाद में आपको इन पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ। ध्यान से सुनो। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इनने इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही प्रश्न उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न। देखो यहाँ पे मुलाकात शुरू हो गई है। प्रश्न। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध अवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था,
गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। प्रश्न, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, प्रश्न, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनके अलौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उत्तर, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। जब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया, मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मुरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा लिया। चलो, तो ये पाठ मैंने अभी पढ़ा है। आपको भी थोड़ी देर में ये पाठ पूरा पढ़ना है। मैंने शब्दों के जो उच्चारण है वो किस तरह से है वो मैंने आपको बताया है, पढ़ के सुनाए हैं। आपको फिर से पढ़ना है। मैं आपको इनमें जो कठिन शब्द है
जो उनके अर्थ है मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद में आपको इस पाठ का थोड़ा सा सारांश बताती हूँ, ताकि आपको पाठ किस किस तरह का है ये आपके ध्यान में आ जाए। चलिए थोड़ी देर में पढ़िए। सबको पढ़ना है, ठीक से शब्दों के उच्चारण करने हैं। किताब हर रोज सामने रख के आपको पढ़ाई करनी है।